दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी पूर्वावलोकन की श्रृंखला प्राचीन इतिहास का, जो हम मौर्य साम्राज्य के कल प्रश्न किए थे 50 प्रश्न, और आगे के प्रश्न आज हम 70 बाकी जो बचे थे वो हम करेंगे। तो सीधे प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है 51 नंबर। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था? ए जेम्स प्रिंसेप ने, बी जॉर्ज ब्यूलर ने, सी विंसेंट स्मिथ ने, डी अहमद हसन दानी ने। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा ए जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसका उत्तर हम सीधे लगाएंगे डी। देखते हैं, यहाँ पर है हमारा जेम्स प्रिंसेप। नंबर 3, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यहाँ भी ये हो जाएगा हमारा डी जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो उनको हम ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन की मात्रा ठीक ठाक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विघटन किसने किया था? तो यहाँ भी देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। जॉर्ज ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेप, सी मैक्स मूलर, डी विलियम जोन्स। लेकिन इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ भी हमारा होगा बी जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न नंबर 55 दिया है। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिमी भाग में अशोक के शिलालेख थे? ए ब्राह्मी लिपि में, बी अरेमाइक लिपि में, सी देवनागरी लिपि में, डी खरोष्ठी लिपि में। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी खरोष्ठी लिपि में। अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला? ए नागार्जुनकोंडा, बी अनुराधापुर, सी ब्रह्मागिर, डी मास्की। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 57। और यह क्लास आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप हल कर सकते हैं इन प्रश्नों को। तो 57 नंबर दिया है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ए ब्राह्मी, बी नंदनागरी, सी शारदा, डी खरोष्ठी। हम बात करते हैं सही उत्तर की तो हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि हर एक भाषा लगभग लिखी जाती है बाईं तरफ, यानी कि इधर से लिखना स्टार्ट किया जाता है। लेकिन खरोष्ठी भाषा में ऐसा होता है कि इधर हम दाहिनी ओर से ऐसे ऐसे करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी खरोष्ठी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो हम सीधे उत्तर को लगाएंगे, सी हो जाएगा हमारा खरोष्ठी। अगला प्रश्न, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है?
ए चक्रवर्ती, बी धर्मदेव, सी धर्मकीर्ति, डी प्रियदर्शी। तो यहाँ अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है डी प्रियदर्शी। अगला प्रश्न, है हमारा प्रश्न नंबर 60। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हो जाएगा हमारा बी प्रियदर्शी। अगला प्रश्न, रिपीट वाले क्वेश्चन को हम टाइम नहीं देंगे क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर लगा दिए हैं ताकि आप ये समझ सकें कि यह एक एक प्रश्न कितने एग्जाम में रिपीट करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61 दिया है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनामप्री के रूप में किया गया है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62 यह निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो यहाँ बात की जा रही है वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो देखते हैं यहाँ पर, इन पर बढ़िया पॉलिश है, बिल्कुल सही है। ए अखंड है, यह भी हमारा सही है। स्तंभों का शैफ्ट शुंडाकार है, यह भी सही है। डी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, यह हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि पूछ रहा है प्रस्तर में कौन सा गलत है, तो उत्तर हमारा यही सही हो जाए क्योंकि ये तीनों सही गलत के बारे में पूछ रहा है। तो ये हमारा 62 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63 दिया है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राडेव अशोक या राजा अशोक उल्लिखित है? तो यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। ए हल्ली, बी सांची, सी शहबाजगढ़ी, डी सोहगौरा। तो बात करते हैं सही उत्तर की, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए कंगनहल्ली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64 दिया है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी रुक्मिणीदेवी, सी विशिष्ट कलिंग राजादेश, डी मास्की। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी मास्की। मास्की अभिलेख में व्यक्तिगत नाम मिलता है अशोक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65 निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो जैसा कि पिछले प्रश्न में बताया कि मास्की अभिलेख में अशोक नाम उल्लिखित है, मास्की का लघु शिलालेख। अगला प्रश्न 66 नंबर दिया है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ए गुर्जरा में, बी अहरौरा में, सी ब्रह्मगिर में, डी सारनाथ में। तो यहाँ पर बताएं क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ देखते हैं, अगर इसमें मास्की तो है नहीं तो यहाँ हो जाएगा हमारा गुर्जरा में। अगला प्रश्न 67 नंबर दिया है, अशोक का रुक्मिणीदेवी स्तंभ संबंधित है? ए बुद्ध के जन्म से, बी बुद्ध
के ज्ञान प्राप्त से, सी बुद्ध के प्रथम उपदेश से, डी बुद्ध के शरीर त्याग से। तो बात करते हैं इसके सही उत्तर की, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा ए बुद्ध के जन्म से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, गुर्जरार लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में, बी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, सी राजस्थान के जयपुर जिले में, डी बिहार के चंपारण जिले में। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 दिया है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रुक्मिणी देव स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी भाब्रू स्तंभ लेख, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 दिया है, कालसी प्रसिद्ध है। ए बौद्ध चैत्यों हेतु, बी फारसी सिक्कों के कारण, सी अशोक के शिलालेख के कारण, डी गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी अशोक के शिलालेख के कारण। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? ए नैनीताल, बी पौड़ी, सी टिहरी, डी कालसी। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी कालसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ए शिलालेख फर्स्ट, बी शिलालेख सेकंड, सी शिलालेख थर्ड, नहीं यहाँ थर्ड नहीं होगा, यहाँ शिलालेख 12 है और अगला डी वाले में हो जाएगा शिलालेख 13। तो कलिंग युद्ध हमारा संबंधित है डी शिलालेख 13, यानी कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो जैसा कि अभी हमने बताया 13वें शिलालेख द्वारा। अगला प्रश्न, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ए 13वां शिलालेख, बी 12वां शिलालेख, सी 7वां शिलालेख, डी भाब्रू लघु शिलालेख। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा बी 12वां शिलालेख, पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता से के प्रति समर्पित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी
कृष्णदेव राय। तो यहाँ पर जो वक्तव्य जिसने बोला था वह था राजा हमारा ए अशोक। सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा सही, बताएं इसका उत्तर। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा ये दूसरा और 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77 दिया है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। ए चोल, बी पांड, सी सतीपुत्र, डी सातवाहन। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी सातवाहन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78 दिया है, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था। ए साइरोन, बी मिस्र, सी मकदूनिया, डी सीरिया। यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा बी मिस्र। अगला प्रश्न, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था। ए मिस्र, बी कोरिंथ, सी मैसिडोनिया, डी सीरिया। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए मिस्र। अशोक का समकालीन तुर्मै राजा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। ए चोल, बी गुप्त, सी मौर्य, डी पल्लव। तो यहाँ देखते हैं किस दिया है, किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो वो हो जाएंगे सी मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा 81 नंबर, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। ए राजा के प्रति वफादारी, बी शांति एवं अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान, डी धार्मिक सहनशीलता, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर राजा के प्रति वफादारी और शांति अहिंसा यहाँ कम से कम एक से अधिक हैं, यानी कि शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक और सहनशीलता। तो एक हम नहीं लगा सकते, तो इस प्रकार हम ई की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि इसमें दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 3 तो हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, यहाँ उत्तर हमारा ई हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82 दिया है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ए शिला अभिलेख प्रथम, या बी स्तंभ अभिलेख 5, सी शिला अभिलेख 4, डी शिला अभिलेख 6। सॉरी, यहाँ शिला अभिलेख 9 हो जाएगा, नहीं ये 4 हो जाएगा।
और यहाँ हो जाएगा 11। तो यहाँ बात करते हैं सही उत्तर की, तो हो जाएगा हमारा बी, स्तंभ अभिलेख 5। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83। यह है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ए, सोहगौरा ताम्रपत्र, बी, अशोक का रुक्मिणीदेय स्तंभलेख, सी, प्रयाग प्रशस्ति, डी, चंद्र का मेहरौली स्तंभ शिलालेख। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा ए, सोहगौरा ताम्रपत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85 दिया है, कथन ए, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण आर, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो यहाँ पर हमारा ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन कारण आर मैच नहीं कर रहा है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ए, अशोक, बी, हर्षवर्धन, सी, चंद्रगुप्त मौर्य, डी, हेमू। तो यहाँ सही उत्तर बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे। और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक देखें तो यहाँ हो जाएगा इंडिका। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज दूत था। ए, सेल्यूकस निकेटर का, बी, सिकंदर का, सी, डेरियस का, डी, यूनानियों का, ई, इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ बात करते हैं सही उत्तर की तो हो जाएगा हमारा ए, मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? ए, अशोक, बी, हर्षवर्धन, सी, चंद्रगुप्त मौर्य। और तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। 88 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी, अशोक के शिलालेखों में, सी, पुराणों में, डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ बात करते हैं सही उत्तर की तो हो जाएगा हमारा डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न, यह मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ए, 4, बी, 5, सी, 6, डी, 7। तो सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी, 7। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा हमारा मेगास्थनीज की इंडिका में। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? ए, मृत्युदंड, बी, सामानों की कुर्की या जब्ती, सी, कारावास, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, मृत्युदंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94 दिया है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ए, दिव्यावदान, बी, अर्थशास्त्र, सी, इंडिका, डी, अशोक के शिलालेख। तो बात करते हैं यहाँ सही उत्तर की, तो हो जाएगा हमारा सी, इंडिका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बी, मेगस्थनीज की इंडिका, सी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, डी, अशोक का अभिलेख। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, मेगस्थनीज की इंडिका। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हो जाएगा हमारा डी, इंडिका। अगला प्रश्न, इंडिका का मूल लेखक था। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, मेगस्थनीज। अगला प्रश्न, इंडिका का लेखक कौन था। तो यहाँ क्वेश्चन रिपीट हुआ है बी, ये भी हो जाएगा हमारा मेगस्थनीज। अगला प्रश्न, इंडिका का लेखक कौन था, यहाँ भी होगा हमारा बी, डी, मेगस्थनीज। अगला प्रश्न, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। ए, नाप तौल के बांटों का निरीक्षण, बी, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, सी, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, डी, शिल्पकारों का संरक्षण। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सी, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। नगर पालिका प्रशासन द्वारा मौर्य काल से यह कार्य अभी भी जारी है। अगला प्रश्न, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था। तो देखते हैं यहाँ पर, ए, संस्कृत कला व साहित्य बिल्कुल किया था, बी, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के तो गुप्त साम्राज्य में आए हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, प्रांतीय विभाजन, डी, हिंदकुश तक साम्राज्य। तो यहाँ ए और सी, डी लग रहा है, यानी कि बी जहाँ भी हो हमारा कट जाएगा। बी यहाँ पर है, ये भी कट जाएगा, बी ये भी है, कट जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इस प्रकार इसको हम चूज नहीं करते। यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, 101 का डी सही उत्तर हो जाएगा। ए, सी, डी 3 सही हैं। अगला प्रश्न, भाग एवं बल थे। ए, सैनिक विभाग, बी, राजस्व के स्रोत, सी, धार्मिक अनुष्ठान, सी, प्रशासकीय विभाग। तो यहाँ सही उत्तर देखिए तो भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत, यानी कि कर, बलि को कर कहा जाता था। ये दोनों जो भाग हैं वो राजस्व यानी कि कर। अगला प्रश्न, 103, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। ए,
अग्रोनोमोई, बी शुल्काध्यक्ष, सी शीताध्यक्ष, डी अक्राध्यक्ष। तो यहाँ बात करते हैं सही उत्तर की, तो हो जाएगा हमारा सी शीताध्यक्ष। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, शीताध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है ए एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, डी ऊसर भूमि। तो यहाँ भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 105, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ए समाहर्ता, बी व्यावहारिका, सी अंतपाल, डी प्रदेष्टा। तो बात करते हैं सही उत्तर की, तो हो जाएगा हमारा ए समाहर्ता। अगला प्रश्न दिया है 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? ए पौतवाध्यक्ष, बी पर्याय अध्यक्ष, सी शीताध्यक्ष, डी सोनाध्यक्ष। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं, तो हो जाएगा हमारा ए पौतवाध्यक्ष। अगला प्रश्न, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए माप और तौल, बी प्रशासन प्रबंधन, सी मार्ग निर्माण, डी राजस्व प्रबंधन। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं, तो हो जाएगा हमारा सी मार्ग निर्माण। अगला प्रश्न, पंकोदकसन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था? ए पीने के पानी को गंदा करने पर, बी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, सी कूड़ा फेंकने पर, डी मंदिरों को गंदा करने पर। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं, तो हो जाएगा हमारा बी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। अगला प्रश्न दिया है 109 नंबर, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। तो यहाँ बात करते हैं सही उत्तर की, तो हो जाएगा हमारा सी तक्षशिला। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ए श्रमण, बी परिव्राजक, सी अग्रहारिक, डी मगध। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं, तो हो जाएगा हमारा डी मगध। अगला प्रश्न 112, गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करते हैं, तो ए कुषाणों ने, बी द्रविड़ों ने, सी आर्यों ने, डी मौर्यों ने। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी द्रविड़ों ने। अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 113, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ए. कामसूत्र, बी. मानव धर्मशास्त्र, सी. शुक्र नीतिसार, डी. अर्थशास्त्र। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? ए. जातक, बी. मनुस्मृति, सी. याज्ञवल्क्य, डी. अर्थशास्त्र। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा बी, पुनर्विवाह मनुस्मृति में वर्जित है। अगला प्रश्न, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? ए. क्षत्रियों का, बी. व्रात्य क्षत्रियों का, सी. वैश्यों का, डी. शूद्रों का। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, व्रात्य क्षत्रियों का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, उनके आगमन का सही कालानुक्रम है? तो यहाँ देखते हैं कौन पहले आया और कौन बाद में। तो सबसे पहले मेगस्थनीज की बात की जाए तो सबसे पहले आए थे मेगस्थनीज, यानी कि नंबर 3 से स्टार्ट होना चाहिए। 3 से स्टार्ट होगा तो 2 ऑप्शन तुम्हारे पहले कट जाएंगे। और फाहान के बाद में हेनसांग आया था। फाह्यान के बाद में हेनसांग, यानी कि 1 के बाद में 4 होना चाहिए। और उसके बाद में इसिंग आया था। हेनसांग के बाद में इसिंग, तो 3, 1, 4, 2 ये वाला हमारा बी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट था? ए. जालौक, बी. अवंतिवर्मा, सी. नंदीवर्धन, डी. बृहद्रथ। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ए 1 तो बिल्कुल सही है, बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नंबर 2, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। यह भी हमारा 2 बिल्कुल सही है। नंबर 3, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दिया है 120 नंबर, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? ए. महापद्मनंद, नहीं, जल संसाधन के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया, यानी कि 1 तो बिल्कुल नहीं होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ध्यान दिया था जल संसाधन के लिए। और नंबर 3 अशोक, इसने भी जल संसाधन के लिए ध्यान दिया, यानी कि 2 और 3। रुद्रादमन 4 नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सीधे सीधे निकल कर आ जाएगा बी, 2 और 3। अगला प्रश्न, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य पहले थे, उसके बाद अशोक।
तो सबसे पहले चंद्रगुप्त ने करवाया और उसके बाद में अशोक ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ए, गौतमी पुत्र सतकर्णी की नासिक प्रशस्ति। बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सी, अशोक का गिरनार अभिलेख। डी, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 123 दिया है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पूछने का खाली नज़रिया चेंज है लेकिन पूछ वही रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा ए, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? ए, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल सही है। बी, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, यह भी सही है। सी, अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, बिल्कुल सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, गलत है। तो यहाँ पूछ रहा है गलत, तो ये हमारा गलत है क्योंकि यह अशोक के शासनकाल के समय के हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं हैं। तो इसका उत्तर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य कालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ए, झींग का नगरा। बी, नौहग्राम। सी, बेसनगर। डी, परखम। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा डी, परखम से प्राप्त हुई है। तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने प्रश्न थे यहाँ पर सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं और आगे के मौर्योत्तर काल के प्रश्न हम कल के क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी क्लास अच्छी लगी होगी और इससे संबंधित प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर यदि नहीं किया तो कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।